हेलो बच्चों। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। तो कापी पे उठा लीजिए और तैयार हो जाइए। हमारा आज का टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और ये टॉपिक है हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। आज हमको करना है एक सर्कुलर लूप है, यानी एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, और तो उसका जो वृत्त का जो केंद्र होगा उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो ये भी एक बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। इसके पहले वाले वीडियो में हम एक अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं बायो-सेवर्ट का, जिसमें हम लोगों ने एक द्विरेखीय चालक तार में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उसके समीप कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो उसका एक अनुप्रयोग था। एक दूसरा अनुप्रयोग हम लोग आज पढ़ेंगे जिसमें एक लूप के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। एक तार है, पहले एक सीधा तार लिया गया है, उस तार को हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में मोड़ते हैं, यानी इस प्रकार से उसको वृत्ताकार और में ऐसे मोड़ दिया हमने। ठीक है, उसको धारा प्रवाहित करने के लिए फिर हम लोग यहाँ पर बैटरी लगा देंगे इस जगह। ठीक है, बैटरी जोड़ करके हम इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित होने लगती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका जो केंद्र होता है उस केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको ज्ञात करना है। बात समझ आ रही है? अभी हम लोग एक चक्कर लगाया गया तार का वृत्ताकार रूप में मोड़ करके, अगर हम कई चक्कर लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, ये कुंडली। ठीक है ना, तो कुंडली के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं। तो पहले हम लोग एक चक्कर के कारण निकाल लेंगे, एक चक्कर के कारण, उसके बाद फिर हम उसी में जितने चक्कर होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि एक तार को वृत्ताकार के रूप में मोड़ दिया गया है और उस लूप की त्रिज्या को क्या माना गया है, ए आर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कोई त्रिज्या है, ए है उसको। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, इस O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम इस पूरी परिधि को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, ऐसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं और इसकी लंबाई को मान लेते हैं हम लोग डेल्टा एल। एक भाग की लंबाई, एक भाग की लंबाई क्या मान लेंगे, डेल्टा एल। डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा करके बहुत सारे भाग बना लेते हैं। और एक भाग के कारण, क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, बायो-सेवर्ट का नियम कभी भी पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बनाता है। बायो-सेवर्ट का नियम बताता है कोई भी चालक तार है अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके एक छोटे से भाग के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये नियम बताता है। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं बायो-सेवर्ट का नियम कि अगर कोई धारावाही अगर चालक तार है उसमें अगर इसका छोटा सा भाग अगर ले लेते हैं, धारा I प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, अगर ये कोण अगर थीटा है और इस भाग की लंबाई अगर डेल्टा एल अगर मान लेते हैं तो बी बराबर dB या डेल्टा बी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे से भाग का निकाल रहे हैं तो dB का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा बी लिख सकते हैं μ0/4 पाई I डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। आर होती है इसकी दूरी बिंदु P की, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो ये बायो-सेवर्ट का नियम है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी नियम का यूज हमको करना है इस वृत्ताकार कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने में। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी भाषा लिख लें हम लोग, एग्जाम में क्या लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद हम लोग पूरे कारण तो निकालेंगे ही, साथ में इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर पूरा अगर वृत्ताकार लूप नहीं है, उसका कुछ भाग ले लिया गया है, तो वृत्ताकार भाग का अगर एक पार्ट लिया जाता है, एक भाग लेते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग चाप। ठीक है, जैसे चाप का मतलब जैसे ये कोई इतना भाग लिया गया, केवल पूरा वृत्त नहीं लिया गया, तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा।
ठीक है, ये भी हम लोग याद करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे वृत्ताकार लूप के कारण या कुंडलीकार चुंबकीय क्षेत्र का मान तो हमको निकालना आ ही जाए, साथ में ये भी आ जाए कि अगर कोई उसका पार्ट है, यानी इसको चाप कहते हैं, आर्क कहा जाता है इंग्लिश में, आर्क है या चाप है, उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ में अंत में फिर बढ़िया से कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग काम करेंगे, एक वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे पहले ज्ञात किया जाएगा। तो पहले इसकी भाषा लिख लें, जो हम लोगों ने चित्र बनाया है उसके आधार पर भाषा लिख लेते हैं। माना एक तार को ए त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में मोड़ा गया है, ये तो बात हमने लिख दी, जो हमने यहाँ पर बनाया है कि एक तार को ए त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में मोड़ा गया है, जिसमें अब धारा प्रवाहित करेंगे तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो धारा प्रवाहित करने के लिए हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, और धारा कितनी प्रवाहित कर देते हैं हम लोग, आई। ये मान लेते हैं बैटरी से आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जिसके केंद्र O पर, इसका केंद्र हमने O माना है, O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो बात हमने लिख दी, जो हम लोगों ने बनाया है, उसके बाद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो इसके लिए लूप की परिधि जानते हैं ना क्या होता है, ये किनारे किनारे वाला जो भाग जो तार के ऊपर इसको मोड़ा गया है, लूप की परिधि को इसके लिए लूप की परिधि को छोटे लघुखंड, छोटे अवयवों से मिलकर बनी हुई मानते हैं। ये इस मान लेते हैं, इसके लिए लूप की परिधि को छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी हुई मानते हैं। ठीक है, यानी छोटे छोटे भागों से जोड़ करके ये माना जा रहा है कि परिधि बनाई गई, क्योंकि छोटे भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे और फिर उसके बाद जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं एक हमने छोटा सा भाग लिया है, तो इसकी लंबाई भी लिख लेते हैं हम लोग, जिस प्रत्येक अवयव की लंबाई डेल्टा एल है, ये और साथ में लिख लिया। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा भाग लिया इसमें, इसके कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, भाई त्रिज्या है, ये त्रिज्या चाहे जहां से लेंगे परिधि के केंद्र से दूरी तो सेम रहेगी, त्रिज्या हमने ये माना तो ये भी है, जितने भाग होंगे सबकी दूरी केंद्र से बराबर होगी, ए के बराबर।
तो अब जरा यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम लगा करके इस छोटे से अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो यहाँ पर नीचे लाइन्स लिखिए, बायो सेवर्ट के नियम से सूक्ष्म अवयव, सूक्ष्म या अलग कुछ भी है, सूक्ष्म अवयव डेल्टा एल के कारण केंद्र ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं डेल्टा बी। सूक्ष्म अवयव के कारण निकाल रहे, सूक्ष्म भाग के कारण निकाल रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी सूक्ष्म होगा, इसको हम डेल्टा से लिख देंगे। डेल्टा से लिख सकते हैं डीबी भी लिख सकते हैं। इसका कितना मान हो जाएगा, μ0/4 पाई प्रवाहित होने वाली धारा लवखंड की लंबाई बटे उसके दूरी लवखंड से केंद्र की, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। दूरी कितनी हो जाएगी, a, उसका स्क्वायर भी होता है। और यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान कितना होगा। तो साइन थीटा का मान होता है लघुखंड और लघुखंड को ओ से यानी केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है, तो वो कोण कितना बनेगा बताओ। ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। मालूम है ना, किसी भी परिधि के किसी भी बिंदु को अगर केंद्र से मिलाया जाए तो हमेशा वो परिधि त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट पता ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इतना भाग लिया, इतने भाग की जो लंबाई होगी वो लंबाई या रेखा कह सकते हैं, वो इस केंद्र को मिला रेखा के बीच कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और यही थीटा होता है, ठीक है ना। ये थीटा होता है, तो पढ़े हम लोगों ने बायो सेवर्ट का नियम। तो ये जो थीटा क्या होता है, ये इस लघु भाग और इस बिंदु P को मिला रेखा के बीच का कोण थीटा होता है। तो यहाँ पर देखें, लघु भाग को केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, ये त्रिज्या इसको कह रहे हैं हम, और ये लघुखंड हो गया, बीच का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा साइन 90। बात क्लियर हो गई। उसके आगे अब यहां पर साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा। तो dB बराबर डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो हमने एक भाग के कारण निकाल लिया, ऐसे ही दूसरे भाग का निकाल लेंगे, वो भी इतना ही मान आएगा कि नहीं। भाई सब कुछ तो वही है, हमने लंबाई भी डेल्टा एल मान ली, ठीक है। त्रिज्या वो भी ए रहेगी, कोण भी 90 डिग्री का रहेगा, धारा सब में आई जाएगी, तो वैल्यू तो हमारी इतनी ही आएगी। दूसरा भाग ले, चाहे तीसरा ले, चाहे चौथा ले, चाहे पांचवा ले, कोई भाग लेंगे, सबके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना ही होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद कहते हैं दिशा की। तो दिशा क्या होगी इसकी, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा केंद्र पर किधर की तरफ होगी। भाई सभी, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो जब हम सब भागों का चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे। और सदिश राशियों को जोड़ने के लिए दिशाओं का भी ध्यान रखा जाता है। तो दिशा चेक कर लीजिए पहले कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किस तरफ होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने का तरीका क्या बताया था हमने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का तरीका एक नियम बताया था, दाहिने हाथ के हथेली नियम नंबर 1। और उसकी सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, ये अंगूठा और उंगलियों को ऐसे फैलाना है, ठीक है। ये रखना अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां रखना उस बिंदु की ओर जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग ऐसे रखेंगे, ऐसे, ठीक है ना। तो तल के लंबवत
यानी इस तल के लंबवत जो दिशा होगी, कह सकते हैं कि उंगलियां जिस तरफ मुड़ेंगी, ऐसे है, ऐसे अगर मुड़ेंगी तो तल के लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसको नोट कर लें, उसके बाद में आगे लिखा जाए। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है पूरे सर्किट में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रत्येक के कारण भी होगी भाई, सब जगह ऐसे रखना पड़ेगा, तो तल के लंबवत अंदर तरफ होगी। अगर धारा की दिशा हम लोग इधर तरफ माने होते तो हम लोग ऐसे रखते। ठीक है ना, धारा अगर ऐसे प्रवाहित होती एंटी क्लॉकवाइज, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता, बाहर की तरफ होता। तो वो चुंबकीय क्षेत्र का मान तो प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करता है। दिशा उल्टा कर देंगे, दिशा भी बदल जाएगी उसकी चुंबकीय क्षेत्र की। तो इसमें जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी हमें धारा दे, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र दिशा अंदर की तरफ होगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयवों प्रत्येक अवयवों के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर ये हम लोगों ने बायो से दाहिने हाथ के हथेली में नंबर 1 से डायरेक्शन ज्ञात कर लेगी। सभी अवयवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी। बात क्लियर हो रही है? तो अब जरा तो संपूर्ण कॉइल के कारण कितना हो जाएगा, तो संपूर्ण लूप के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B बराबर। अब क्या करें, इतने जो छोटा भाग का चुंबकीय क्षेत्र आया है, ऐसे ही दूसरे का तीसरे का तो सबको जोड़ देंगे, तो इसका मतलब सिग्मा डेल्टा बी कर सकते हैं। डेल्टा सिग्मा डेल्टा बी मतलब डेल्टा बी की जितने भी मान आएंगे वो सबको जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा या समाकलन भी लगा सकते हैं। समाकलन का मतलब भी जोड़ होता है। ठीक है, समाकलन चाहे तो समाकलन लगा दीजिए, सिग्मा लगाना चाहे तो सिग्मा लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर B = सिग्मा और डेल्टा बी का मान क्या निकला था, μ0/4 पाई I डेल्टा L अपान A²। जब हम लोगों ने A माना A², जो कांस्टेंट होते हैं जो जुड़ने नहीं है उनको तो बाहर कर लेंगे। ठीक है ना भाई, सबके ये तो सब में बराबर रहेगा, जो अगर जोड़ेंगे सबके कारण तो ये इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो इसको लिख सकते हैं μ0/4 पाई I अपान A² सिग्मा डेल्टा L। भाई लंबाई तो जुड़नी है केवल। अगर हम इसे छोटे छोटे भागों का जोड़ते चले जाएं तो पूरी परिधि की लंबाई आ जाएगी। तो सिग्मा डेल्टा L का मतलब क्या हो गया, इस वृत्ताकार लूप की कुल परिधि। तो क्या लिख देंगे हम लोग, μ0/4 पाई I अपान A² और यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिधि का सूत्र 2 पाई A। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि सिग्मा डेल्टा L = होता है लूप की परिधि।
भाई जोड़ देंगे तो लूप की परिधि के बराबर तो हो जाएगा, और जिसका मान होता है 2 पाई e। तो ये 2 पाई ए की वैल्यू होगी, तो ए से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये भी 4 यहाँ पर कैंसिल, कितना बचेगा, 20 बचेगा म्यू 0 अपान 2 आई अपान ए। ये जो फार्मूला बचा, देखो इतना बचा है, और कुछ बचा इसमें, ए स्क्वायर था, यहाँ ए स्क्वायर था, तो इससे एक पावर कम होगी, तो यहाँ पर ए बचेगा। तो ये म्यू 0 अपान 2 आई अपान ए, पावर इसकी कम हो जाएगी केवल, तो ए बच जाएगा। तो ये जो फार्मूला निकाल करके आया है, ये लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। और दिशा किस तरफ हो जाएगी इसकी, दिशा अगर कहें तो दिशा तो सबके कहा तल के लंबवत अंदर तरफ थी, वैसे हम लगा रहे हैं, तो तल के लंबवत अंदर की तरफ इसकी दिशा हो जाएगी। तो यहाँ इस चित्र के हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्शन कैसी होगी, तल के लंबवत अंदर की ओर। हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं चूंकि क्षेत्र का मान। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से बी का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम ये एक चक्कर न लगा करके तार के कई चक्कर लगा दें तब कितना चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो एक चक्कर के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र है, 2 चक्कर के कारण 2 गुना, 3 चक्कर के कारण 3 गुना, अगर मान n चक्कर है तो n गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम ये लिख दें कि ये जो लूप है, लूप के स्थान पर अगर n फेरों वाली एक कुंडली है तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट, तो इसको नोट कर लें, उसको मिटा करके आगे लिखा जाए, चित्र जरूर बना लें साथ में। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली है तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना हो जाएगा, ये जो B यहाँ पर निकाला है उसका n टाइम्स कर देंगे, यानी म्यू 0 अपान 4 नहीं 2, म्यू 0 अपान 2 n i अपान ए, n का और मल्टीप्लाई कर देंगे बस। समझ में आ गया। मतलब कुंडली से मतलब क्या है कि एक चक्कर लगाए से एक चक्कर हो गया, तो एक ये तो एक चक्कर का एक तो लूप बन गया, ऐसे दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर चौथा चक्कर, एक ये त्रिज्या का, ऐसे करके n चक्कर लगा दिए जाएं, और फिर उसमें पहले सिरे और अंतिम सिरे से धारा प्रवाहित की जाए यहाँ से बैटरी जोड़ करके, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके केंद्र पर, उसका फार्मूला है ये, जब n फेरे लगाए जाएंगे तब। अब क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से n फेरों वाली कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट अपान 2 n i अपान a। अगर एक ही चक्कर है, लूप बना हुआ है केवल, तो म्यू नॉट अपान 2 i अपान a। ये दोनों फार्मूले हमको याद रखने हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। उसके बाद हम लोग इसमें ये जाने की मान लेते हैं, अगर पूरा लूप ना हो करके इस लूप का एक भाग है, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको, देखो अब इसमें ये स्पेशल केस आ जाते हैं, जैसे स्पेशल केस में आ जाए यदि अर्ध लूप है, अर्ध
लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र यदि अर्ध लूप के केंद्र पर, अर्ध लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? यानी अर्ध लूप से मतलब क्या है कि इस प्रकार का कोई तार है जिसको केवल आधा मोड़ा गया है, अर्धवृत्त बनाया गया, ये आप सुनिए ये, और धारा प्रवाहित हो रही है I और इसकी त्रिज्या है A। तो कह रहा है इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो अब निकालने के लिए तो बायो सेवर्ट का नियम लगा करके निकाला जा सकता है। इसको हम छोटा सा भाग मान लें पहले, ठीक है, इसकी लंबाई को डेल्टा एल मान लेते हैं, इसका त्रिज्या दूरी कितनी हो जाए त्रिज्या के बराबर, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा बी के कारण, भाई सिग्मा और डेल्टा बी करना पड़ेगा, यानी छोटे भाग के कारण, और डेल्टा बी का मान कितना होता है μ0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90, भाई ये कोण तो 90 डिग्री का ही रहेगा, साइन 90 अपान ए स्क्वायर, वो तो आएगा। तो इसको लिख सकते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म इसको बाहर कर लीजिए, μ0 अपान 4 पाई और आई अपान ए स्क्वायर, और साइन 91 हो जाएगा, और डेल्टा सिग्मा डेल्टा एल, ये तो मान आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब सिग्मा डेल्टा एल ये मान कितना होगा भाई, चूंकि हमारा अर्धवृत्त है केवल, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होगी भाई, पूरी होती है 2 पाई आर, तो अर्ध कितनी हो जाएगी पाई आर, तो पाई आर यहाँ पर लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा बी बराबर μ0 अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पाई आर, आर का मतलब यहाँ पर त्रिज्या को ए से ले रहे हैं तो ए लिख देंगे हम लोग, पाई ए हो गया, इससे ये पार कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा μ0 अपान 4 आई अपान ए, ये तो आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 μ0 अपान 2 आई अपान ए, ये तो लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये जो μ0 अपान 2 आई अपान 8 था, इसके कारण था पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान था, भी निकाला था हम लोगों ने। अब उसका आधा कर दो तो अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा, यही अगर चौथाई कर देंगे हम कहेंगे नहीं, केवल उसका 1/4 पार्ट लेंगे, इतना वृत्त का केवल इतना पार्ट लिया जाए केवल, यानी 1/4, तो कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, त्रिज्या उसकी ए है। तो अगर फिर उस तरीके से कर सकते हैं, अर्ध इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, अगर 1/4 लेते हैं कितना हो जाएगा, यही पर लिख देते हैं हम लोग। तो बी का मान यहाँ पर कितना हो गया आप सोच करके बता सकते हैं भाई, पूरे लूप के कारण तो μ0 अपान 2 आई अपान ए होता है, आधे भाग कर निकाला तो 1/2 और आ गया बाहर, अगर इसका और आधा कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4, उसका 1/4 कर देंगे। तो अगर इस तरीके से लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान, समझ आ रहा है। लेकिन अगर न चौथाई हो न अर्ध हो, कोई एक विशेष कोण बना रहा हो इसकी परिधि केंद्र पर, तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो कि अर्धवृत्त के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो हमने फार्मूले के रूप में यहाँ पर लिख रखा है। अगर 1/4 पार्ट ले रहे हैं तो कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, उसके लिए फार्मूला ये लिख दिया है। अब हम निकालने जा रहे हैं कोई भी अर्धवृत्त का मतलब क्या है, ये कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब ये कोण 90 डिग्री का होगा, तभी इसको हम 1/4 पार्ट मानेंगे। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है इन दोनों सिरों को मिलाने पर वो 180 होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त के लिए ये जो एंड पॉइंट है सर्कल की, उसको अगर केंद्र से मिलाएं तो 180 का एंगल बने, तब हम कहेंगे कि अर्धवृत्त है, ठीक है। अगर 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाते हैं इन पॉइंट को मिलाने से केंद्र पर, तो ये कहलाता है उस वृत्त का 1/4 पार्ट हुआ, ठीक है। अगर मान लेते 30 अंश का कोण बनाए
या 20 अंश का कोण बनाए या 45 अंश का कोण बनाए तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा है कि किसी वृत्तीय चाप समझ रहे हैं ना, आर्क जिसको कहते हैं, पार्ट उसका वृत्तीय भाग का, किसी वृत्तीय चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझ ले, न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या नहीं आएगी अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो, ठीक है। तो किसी वृत्तीय चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो सीधे सीधे वृत्तीय चाप से मतलब क्या है हमारा, वृत्तीय चाप से मतलब ये है कि केवल हम इतना पार्ट ले रहे हैं जिसमें ये इसका केंद्र है, केंद्र को अगर हम इधर से मिला देते हैं, ये अगर कोण अल्फा है सपोज, तो बताना है कि अगर इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती, धारा अगर आई प्रवाहित की जाती है तो इस पार्ट के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उसको हम लोग चाप कह रहे हैं, यहां से यहां तक के भाग को हम लोग चाप कहते हैं, ठीक है। तो किसी वृत्तीय चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, B बराबर, इसी तरीके मेन जो सूत्र हमारे पास है वो क्या है, छोटे से पार्ट के कारण निकालो और उसका फिर सिग्मा निकाल दो, यानी सभी पार्टों के लिए कर दो सिग्मा लगा करके या समाकलन करके, तो ये वाला फार्मूला तो बन ही जाता है। तो ये तो बन ही जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर, त्रिज्या को हम लोग ए मानेंगे, ठीक है, और सिग्मा डेल्टा एल, ये पार्ट तो आ जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये इतना पार्ट पहले लें, बायो सेवर के अंदर तो पार्ट के लगता है छोटे से भाग के कारण, तो यहाँ पर इसकी लंबाई को क्या मान ले, डेल्टा एल, इसको केंद्र से मिला दो, ये दूरी हो जाएगी ए जो त्रिज्या के बराबर, तो इसके कारण ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो आई अपान ए स्क्वायर डेल्टा एल साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे एक पार्ट का निकाला, ऐसे सब पार्टों का निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है। अब सिग्मा डेल्टा एल का मान कितना होगा, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, अगर त्रिज्या है ए और कोण बन रहा है अल्फा, तो कितना होगा बताओ। ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो हम लोग पढ़ रखा है। तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ, चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण और गुणते त्रिज्या, ये तो बनेगा। यानी ये कह सकते हैं कि चाप की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, कोण कितना है अल्फा, त्रिज्या है ए, तो चाप इतना हो गया, यानी सिग्मा डेल्टा एल जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा ए के बराबर। तो बी का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर, ठीक है, और इंटू अल्फा ए, हमारा है। यहां से ए से इसकी पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा, तो ये हम लोग यहां लिख दें, b इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए और इंटू एल्फा, ये फार्मूला बन जाता है। ये तो सभी के लिए हो जाएगा, चाहे वो पूरे के कारण निकाल रहे हो और चाहे आधे के निकाल रहे हो, चाहे 1/4 के निकाल रहे हो, ये तो मेन फार्मूला बन गया देखा जाए तो। कैसे कि भाई अल्फा का मान जितना रख दो वो उतने भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल आएगा। पूरी परिधि की बात कर रहे हैं हम लोग, सो नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। ये बिल्कुल याद कर लेना जो हमने घेर रखे हैं, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये देखा जाए कि जो फार्मूला हमने ये जो निकाला हुआ है b इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई
आई अपान ए इंटू एल्फा। ये फार्मूला जो है ये अब मेन फार्मूला देखा जाए तो हो गया। ये अगर याद रखेंगे तो बाकी सब अपने याद होंगे, चाहे 1/4 का निकालना हो, चाहे अर्धवृत्त के निकालना हो, चाहे पूरे लूप के कारण निकालना हो। देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको मेन फार्मूले के रूप में यूज करेंगे। तो अगर पूरा अगर लूप है, पूरे लूप कॉन्सेप्ट को समझ लें, बाकी कहानी तो बिल्कुल एकदम खत्म है, समझो एकदम बाकी कहानी बिल्कुल खत्म हो गई है। बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि फार्मूले बहुत ज्यादा ना याद करने पड़े और न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या ना है, ठीक है। बाकी जो मेन जो हेडिंग थी उसका आंसर तो हमारा μ0/2 पाई आई अपान ए जहां निकला तो वहीं से खत्म हो गया। लेकिन हमको आगे और भी समझना है कि न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। अगर पूरा सर्कुलर कॉइल ना होकर इसका पार्ट आ गया तो कैसे करेंगे। तो पार्ट के लिए ही फार्मूला है ये लिखा गया है μ0/4 पाई आई अपान ए इंटू एल्फा। पूरा अगर लूप है, पूरे लूप के लिए एल्फा का मान कितना होगा भाई। अगर पूरा लूप अगर लेंगे तो कोण कितना बनेगा भाई। पूरा राउंड यहां से लिया हमने तो ये जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा केंद्र पर 360, ठीक है 360 होगा, जिसको हम लोग 2 पाई लिखते हैं रेडियन में। क्योंकि ये शर्त है इसमें कि जो एल्फा जो है वो किसमें होना चाहिए, एल्फा रेडियन में लेते हैं। ये पॉइंट भी हमको दिमाग में एकदम रखना पड़ेगा कि अल्फा हम किसमें लेंगे, रेडियन में। अगर डिग्री में दे रखा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तभी सॉल्यूशन सही आएगा, ठीक है। तो पूरे लूप के लिए अल्फा कितना हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई यहां लगा दो तो बी का मान कितना हो गया μ0/4 पाई आई अपान ए इंटू 2 पाई। तो देखो 2 पाई से कट करके यहाँ कितना बचेगा 2, μ0/2 आई अपान ए हो जाएगा। ये देखो पूरे लूप के कारण का मान इतना निकला। अगर ये फार्मूला याद रखेंगे तो पूरे लूप का निकालना हो, चाहे आधे लूप के कारण निकालना हो, चाहे 1/4 का निकालना हो, या किसी भी कोण के कारण निकालना हो। जैसे हम ये कहें कि नहीं हम इसके कारण निकाल लिया, ये कोण बन रहा है यहाँ पर 60 अंश, ठीक है 60 अंश अगर बन रहा है तो 60 अंश को हम किसमें चेंज करना पड़ेगा, पहले रेडियन में। तो 60 अंश को रेडियन चेंज करने का तरीका होता है बताओ भाई। तो गणित तो भाई इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा पाई अपान 3 आ जाएगी, आ जाएगा कि नहीं। तो अगर ये अल्फा का मान पाई अपान 3 है तो बी का मान कितना हो जाएगा। अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है इसमें और इसकी त्रिज्या है ए तो फार्मूला क्या बन जाएगा μ0/4 पाई आई अपान ए इंटू पाई/3। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू है ये, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया μ0/12 आई अपान ए। ये फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तो बस हमको दिमाग में अगर ये फार्मूला रख लेंगे तो चाहे पूरे का निकालना हो, चाहे किसी पार्ट का निकालना हो, चाहे अर्धवृत्त के लिए निकालना हो, सब के लिए फार्मूला है, बन जाएगा। बस शर्त है इसमें कि अल्फा किसमें रखेंगे हम हमेशा रेडियन में, तभी न्यूमेरिकल लग पाएंगे, ठीक है। अल्फा रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में दे रखा है कोण तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो पहले अंश को हम रेडियन में चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम वैल्यू लगाएंगे। पूरी बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग बढ़िया से कुछ आंकिक प्रश्नों को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, एक तार को इस चित्र के अनुसार मोड़ा गया है। देखिए इधर से ऐसे पहले सीधा तार है, फिर इसको वृत्तीय रूप दिया गया जिसकी त्रिज्या है ए, और फिर इसको सीधा कर दिया गया, ठीक है। और ये जो इधर जो कोण बन रहा है वो एल्फा है और धारा प्रवाहित हो रही है आई और उसकी त्रिज्या है ए। तो कह रहा है कि केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। जो समझ गया ना, तार को जो डॉटेड लाइन दिखाई गई ये तार नहीं है, ये तो हमने दिखाया है कि ये केंद्र ओ से मिलाया गया है
इस सीधे तार को और इधर वाला सीधे तार, ठीक है ना। जो कंटिन्यूअस जो लाइन खींची है वही तार है, डॉटेड लाइन तार नहीं, वो केवल चित्र में दिखा रहे हैं केवल इसे, यहाँ से यहाँ तक है। अब तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक चीज हमने बताया था, जो सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना है, ठीक है ना, तो सीधे तार के कारण देखो इसमें कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना, अलग बता चुके हैं हम पहले वीडियो में। जैसे अगर कोई तार है सीधा, उसके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं, तब तो हम बायो सेवर्ट का नियम लगा करके उसको ज्ञात कर लेते हैं। या अगर लंबवत दूरी पता है, ठीक है, और ये कोण पता है इधर के, ये φ1 और ये φ2, तब तो सूत्र हमको पता है, ये B = μ0/2π, एक मिनट, फार्मूला जो हम लोगों ने लिखा था, B = μ0/4π I/A sin φ1 + sin φ2। ये फार्मूला हम लिख चुके हैं ना। ये फार्मूला किसके कारण था, जब कोई सीधा तार हो और यहाँ पर कोई बिंदु P हो, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है। अगर ये बिंदु यहाँ न होकर के यहाँ पर हो, इसमें धारा प्रवाहित हो रही I, ये भी शर्त है, बिना धारा के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा भाई। धारा I प्रवाहित हो रही है, तो P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान का सूत्र ये था, μ0/4π I/A sin φ1 + sin φ। अगर यही कहें कि ये बिंदु P इधर ना होकर के इधर है कहीं, तो कितना मान होगा, तो कितना मान होगा, φ1 का मान भी 0 हो जाएगा, φ2 का मान भी 0 हो जाएगा, तो B का मान कितना आ जाएगा, 0। तब जब बिंदु P यहाँ हो तब, या इधर हो, कहने का मतलब है कि तार के अंतरिक्ष अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वहां पर उसका मान 0 आता है। समझ आ रहा है। या उसको हम चाहे ये वाला सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं, और चाहे तो हम बायो सेवर्ट का नियम लगा करके भी निकाल सकते हैं कि बिंदु P से ये जो कोई भी अवयव लेंगे तो उसका कोण कितना बनेगा, थीटा का मान 0। भाई ये डेल्टा L हो गया, डेल्टा L से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और डेल्टा L के बीच का कोण कितना बन रहा है, 0 अंश। तो जो बायो सेवर्ट का जो नियम होता है वो क्या कहता है, μ0/4π I डेल्टा L और साइन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है तो साइन 0 हो जाएगा अपान दूरी जो भी कुछ है इसकी, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0 तो भी का मान 0 हो जाएगा। तो ये हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। फिर यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि अगर कोई सीधा तार है, उसके दिशा में कोई बिंदु है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो उसका मान 0 आता है, क्योंकि थीटा 0 है, ठीक है ना। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। वो पॉइंट धारा की दिशा में भी हो, चाहे धारा की विपरीत दिशा में हो। जैसे ये तो धारा की दिशा में पॉइंट हो गया, अब ये भी तो सीधा तार है और वो भी तार के सीध में पॉइंट है। ये धारा की दिशा जरूर विपरीत हो गई है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0। बात समझ आ गया। इसका मतलब सीधे बाहर का चुंबकीय क्षेत्र का मान तो 0 आएगा। इसमें एक लाइन लिख दीजिए, और बात क्लियर बनी रहेगी क्वेश्चन में। इसका हल जब करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सीधे तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। क्योंकि ये पॉइंट हम इसमें लिखे थे, बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि थीटा = 0 है, इसलिए, ठीक है भाई। थीटा इसी दिशा में ले रहे हैं, इसलिए कोण 0, कोण का मान 0 हो जाएगा, तो थीटा 0। अब साइन 0 का मान 0, इसलिए पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो सीधे तार के कारण, लेकिन सर ध्यान रखना, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र 0 तभी होगा जब वो तार के सीध में पॉइंट होगा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। बाकी आप बचा इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो गया। अब केवल बचा हमारे पास ये वृत्तीय चाप।
उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अब देखो यहाँ पर लिखो, वृत्तीय चाप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B बराबर, सूत्र अभी हम लोग लिखा था, म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान A इंटू एल्फा। ये फार्मूला आपको पता है ना, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का केवल इतना चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा। ठीक है, अब इसको अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो बायोट सेवर्ट का नियम लगा करके हम लोग प्रूव करें, तो वो उसको फायदा है नहीं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दिशा अगर लिखना चाहें तो दिशा लिख दीजिए, इसकी बी की दिशा किस तरफ होगी बताओ। अच्छा, यही निकालना जरूरी है, बी की दिशा किस तरफ होगी। तो दिशा कैसे निकालेंगे हम लोग भाई, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान तो शून्य है, तो उससे दिशा कोई मतलब है नहीं। जब चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, दिशा तो कोई अर्थ ही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र है केवल इस वृत्तीय चाप के कारण, तो वृत्तीय चाप के कारण निकालना है, तो उसके लिए हम लोग दाहिने हाथ के हथेली का नियम यूज करते हैं। तो चुंबकीय ये अंगूठा धारा की दिशा में रखो और केंद्र की तरफ रखो उंगलियां, तो किस तरफ जा रही है उंगलियां हमारी, अंदर की तरफ। तो बी की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, बी की दिशा बी की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिशा और उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ गए, इसको नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी हमको केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसको तार को इस प्रकार से मोड़ा गया है, चित्र में दिख रहा है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, सब में I धारा, इधर भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, और ये जो कोण है वो अल्फा है, त्रिज्या है, अंदर वाले की त्रिज्या है R1, बाहर वाले की R2 है। तो बताओ कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो अब इसके नाम लिख लेते हैं, ऐसे बहुत लिखना पड़ता है, तो नाम लिख लें तो आसानी हो जाएगी। ये मान लेते हैं हमारा है B1, ये है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बड़े वाले चाप के कारण उसका मान होगा B1, इसके कारण होगा B2, इसके कारण होगा B3 और इसके कारण होगा B4। और सब पार्ट कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना पड़ेगा। तो B1 का मान जरा कितना होगा पहले देखो, B1 का मान कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई I अपान, त्रिज्या इसकी होती है I अपान, तो B1 है बड़ी वाली त्रिज्या है R2। ठीक है, B1 का मान हो जाएगा म्यू 0/4 पाई I अपान R2। ठीक है, और इंटू एल्फा, समझ आ रहा है। B1 का मान कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई I अपान A इंटू एल्फा होता है, तो A कितनी हो गया कि त्रिज्या इसकी R2 ने माना है, तो R2 हो गया। ये दिशा किस तरफ होगी इसकी, दिशा B1 की दिशा, अब देखो B1 दिशा किस तरफ होगी, अंदर की तरफ, धारा की दिशा में उठा रखो, अंदर की तरफ उंगलियां जा रही, इसका मतलब दिशा क्या हो जाएगी, तल के लंबवत अंदर की, ये इसकी दिशा हो गई। ठीक है, B2 का मान कितना हो जाएगा, B2 देखो म्यू 0/4 पाई I अपान R1 हो जाएगा, इसकी त्रिज्या R1 है और कोण तो उतना ही बन रहा है, इसके कारण भी केंद्र पर कोण अल्फा ही है, दोनों का कोण केंद्र पर अल्फा कोण है। तो म्यू 0/4 पाई I अपान R1 इंटू अल्फा, दिशा क्या होगी इसकी बताओ भाई। दिशा निकालने के लिए इसमें देखो हमको ऐसा रखना पड़ेगा, अंगूठा धारा की दिशा में, यहाँ धारा इस तरफ है, धारा की दिशा में रखेंगे अंगूठा, तो उंगलियां किस तरफ जाएंगी, बाहर की तरफ। तो B2 की दिशा क्या हो जाएगी, B2 की दिशा तल के लंबवत
लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर B1 की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब जरा सीधे तार के कारण यानी B3 व B4 के कारण B1 B2 के मान कितने हो जाएंगे? B1 B2 B3 का मान भी 0 और B4 का मान भी 0 हो जाएगा कि नहीं? इस तार के सीध में ये बिंदु है, तो ये जो तार है इसकी डॉटेड लाइन दिखाई तो सीध में दिखाई है। तो इस सीधे तार के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 0, इस सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 0, तो B3 और B4 क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं इसको, ये अगर ये लिखना चाहें कि B3 और B4 क्यों 0 हो गए तो ये लिख सकते हैं कि सीधे तार के अनुदिश सीधे तार के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ये हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में ये बात बता चुके हैं। हम सीधे तार के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, इस कारण B3 और B4 0 हो जाएंगे। अब बचा B1 और B2, तो दोनों का कुल कितना मान हो जाएगा? तो B1 व B2 के या सीधे पूरे परिपथ के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? B बराबर, अब देखो ये हमने क्या, B1 की दिशा क्या है? तल के लंबवत अंदर की तरफ, और B2 की दिशा किस तरफ है? तल के लंबवत बाहर की तरफ, और इसके कारण तो शून्य है B3 और B4 की वैल्यू। तो कुल मान क्या हो जाएगा? इसकी दिशा अंदर तरफ, इसकी दिशा बाहर की तरफ, तो कुल मान क्या हो जाएगा? दोनों के अंतर के बराबर, जो विपरीत दिशा में है। ठीक है, और तो अंतर बराबर होगा तो किसमें से किसको घटाएंगे? ये तो देखो इसमें से किसको घटाएंगे, ध्यान दो जरा, इसमें कौन ज्यादा है? ज्यादा कैसे पता चलेगा? जिसका R2 जिसका ज्यादा होगा वो वैल्यू कम होगी। R2 या R1 जो भी दिख रहा है इसमें त्रिज्या जो है, तो देखिए R2 ये मान ज्यादा है, R2 ज्यादा है ना, तो R2 ज्यादा है, तो R2 ज्यादा होने का B1 का मान क्या होगा? कम होगा, और ये B2 का मान ज्यादा होगा, तो B2 माइनस B1 करना पड़ेगा। अंतर तो होगा लेकिन ज्यादा में इसका मान घटाएंगे। इसका मतलब जो परिणामी जो तीव्रता है उसकी दिशा किस तरफ हो जाएगी? जो ज्यादा वैल्यू है उसकी दिशा जिस तरफ है। ठीक है, तो अभी हम लोग लिख देंगे इसमें B बराबर B2 माइनस B1, तो μ0 अपान 4 पाई I एल्फा अपान R1 माइनस μ0 अपान 4 पाई I एल्फा अपान R2, ये लिख सकते हैं। या B बराबर लिखा जा सकता है μ0 अपान 4 पाई I एल्फा, अंदर बचेगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये वैल्यू हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा हमारा। दिशा किस तरफ हो जाएगी? तो परिणामी की जो दिशा होगी यानी B की जो दिशा होगी वो कितना माना है? B की दिशा जो ज्यादा होगी वैल्यू उसी की दिशा में इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ज्यादा वाली कौन सी है? B2 वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा वाली दिशा किस तरफ है? बाहर की तरफ। B की दिशा तल के लंबवत बाहर की दिशा जो हो जाएगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर।
ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। पूरी कहानी समझ में आ गई ना हमारे कैसे करना है क्वेश्चनों को। तो बाकी क्वेश्चनों को आप जो बुक में दे रखे हैं उनका करने का अभ्यास करिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही लगेगा, कोई अंतर नहीं है, चाहे वो किसी भाग्य का निकलवा रहा हो और चाहे पूरे कुंडली का निकलवा रहा हो, चार दबस के निकलवा रहा हो, सबका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको मेन एक फार्मूला याद रखना है ये वाला, उसमें से अल्फा की वैल्यू जो होगी उसके आधार पर हम उसका फार्मूला बना लेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये लाइक करके जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। कार्य करते रहिए। थैंक यू।